नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। दोस्तों, हम लोग जो है NCF पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है जो कि आप लोगों के मनोविज्ञान की 5th यूनिट में आता है, वो टॉपिक हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, वो चैनल पर एक बार विजिट करें और वहाँ पर जाकर के ज़रूर देखें। उनको जो है NCF जो है मनोविज्ञान की लिस्ट में ही उनको मिल जाएगा। जो टेस्ट हैं उसकी सीरीज़ में नहीं है वो, लेकिन जो है आप लोगों को इस टॉपिक से इस नाम से जो है मिल जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। आप लोग वो जाकर के देखें। उसका मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन के 2 पार्ट डाले हुए हैं। इसके अलावा जितने प्रश्न उसमें से बन सकते थे ऑब्जेक्टिव, वो सारे प्रश्न भी मैंने आपको उपलब्ध करवाए हुए हैं, तो आप लोग जाकर के एक बार ज़रूर देखें। देखिए, उसी की तरह जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसी की तरह जो है इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और 100% क्वेश्चंस वहाँ से कवर होते हैं। हर बार जो है हर एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और ये भी 5th यूनिट का ही एक पोर्शन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि RTE जो है 2009, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, RTE का पार्ट नंबर 1 मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और जो दोस्त अभी अभी जुड़े हैं, वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे आप लोग प्रेस कर दें। यहाँ पर कंटिन्यूस जो है आपको जो है रीड की तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा जो है आगामी सीटेट के लिए भी ये चैनल बहुत ही यूज़फुल है। बाहर के जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनके लिए भी चैनल इक्वली यूज़फुल है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसके परिचय से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, संविधान के 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। देखिए, इस एक एक लाइन से, एक एक शब्द से प्रश्न बन करके आया हुआ है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को, जैसे NCF 2005 हुआ, इसके अलावा जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ RTE एक्ट 2009 जो है, इसका एक एक शब्द बहुत काम का है। इन वीडियोस को आप बार बार रिपीट करके ज़रूर देखें, और जो दोस्त आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आज सुबह जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, देखिए, उसमें आपको लिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे। मैंने आज जो है बम्पर टेस्ट डाले हैं। 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वहाँ पर डाले गए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मेरे जो 6 to 10 तक जो मैं आप लोगों को कवर करवा रही हूँ, NCERT प्लस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स, उनके साथ ही जो है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें 11th-12th स्टैंडर्ड के भी काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पर डाले हुए हैं। तो आप लोग अगर ये पूरी तरह से इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तो देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता। तो देखिए, इसमें जो दे रखा है संविधान के 86वें संविधान संशोधन। देखिए, संविधान संशोधन पूछ लिया जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन है। तो देखिए, 86वां तो संविधान संशोधन है, यानी कि 86, और जो अनुच्छेद है वो है 21A। आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है। तो देखिए, इनके द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो शिक्षा का अधिकार है, उसका दर्जा जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत दिया जाता है। हमारा जो समानता का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत जो है शिक्षा को मान्यता दी गई है। ये आप लोग बिल्कुल नॉलेज में अपने रखें। शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 को पास हुआ था। देखिए, इसके पास होने की अगर तिथि पूछी जाए तो वो तो है 2009, लेकिन अगर लागू होने की तिथि पूछी जाए, क्योंकि अधिकतर जो है क्वेश्चन आता है वो लागू होने की तिथि से आता है, क्योंकि लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 2009 को तो ये पास हो गया था, लेकिन जो है पूरे भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से रखें। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को जो अधिगमकर्ता का विकास है, उसके साथ ही जो है 5th यूनिट स्टार्ट कर दी है। क्योंकि देखिए, आगे भी जो है हम, ताकि कोर्स अगर कंप्लीट हो तो आगे जो है हम इनके रिविजन्स ले सकें क्वेश्चंस के माध्यम से, और जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा सकूं उतने क्वेश्चंस हम लोग कर सकें, उसके माध्यम इसी उद्देश्य से जो है मैं आप लोगों को दोनों जो टॉपिक्स हैं वो साथ लेकर के चल रही हूँ। देखिए, आगे की लाइन लिखी हुई है, बालक बालिकाओं के लिए क्या क्या
अधिकार आरटीई के अंतर्गत दिए गए हैं। तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। कक्षा 8 तक किसी भी बालक बालिका को फेल नहीं किया जा सकता। देखिए एक रूल बन गया है कि कक्षा 8 तक कोई भी बालक बालिका फेल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड वर्जित होता है। तो देखिए किसी भी तरह से बालक को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती है, पूरी तरीके से निषेध है। इसके लिए जो है जिस टीचर ने ऐसा कार्य किया है उस पर कानूनन कार्यवाही भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, आयु अनुसार कक्षाओं में भर्ती हो। यानी कि बालक चाहे बालक को एक भी वर्ड नहीं लिखना आता हो, लेकिन अगर बालक की आयु कक्षा 7th या 8th के लायक है तो हमको उसको उसी में एडमिशन देना पड़ेगा। ये एक बाध्यता है और बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए जो टीचर है उसे अलग से प्रयास करने पड़ेंगे और उसे बाकी बच्चों के इक्वल लाने के लिए उसको प्रयास करने पड़ेंगे। यानी कि हम आयु के आधार पर ही उसको वो जिस कक्षा में सूट करता है उसको आयु से एडमिशन देना, तो उसी कक्षा में जो है उसको आयु के अकॉर्डिंग एडमिशन देना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है, 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय व 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। तो देखिए ये जो है पूछी जा चुकी है कि 1 किलोमीटर के अंदर तो जो आपके आएंगे वो प्राथमिक विद्यालय आएंगे, यानी कि 1 से 5वीं तक का जो विद्यालय है वो आपके आएगा 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर बच्चे के लिए उपलब्ध होना चाहिए। और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है यानी कि 6 से लेकर 8th तक का जो विद्यालय है वो उसकी जो उपलब्धता है वो प्रति 3 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। तो देखिए ये दूरी भी जो है पूछी जा चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है कि प्रति कक्षा 30:1, यानी कि जो बच्चे होने चाहिए वो 30 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य मानी गई है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देखें क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात भी जो है पूछा जा चुका है। तो जो आंसर इसमें रहेगा वो रहेगा 30:1, यानी कि कम से कम 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है। आगे देखते हैं, प्राइवेट स्कूल में उनकी प्रारंभिक कक्षाओं में वंचित और पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु 25% सीटों पर निःशुल्क शिक्षा का आरक्षण। देखिए एक एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि निजी विद्यालयों में जो है कितने परसेंट सीटें जो है पिछड़े आयु वर्ग जो बालक हैं यानी कि पिछड़े वर्ग से रिलेटेड जो बालक हैं जिनके माँ बाप जो हैं थोड़ा सा जिनकी इनकम जो है वो थोड़ी सी कम होती है उसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो देखिए उससे रिलेटेड जो भी छात्र हैं उनके लिए कम से कम 25% सीटें जो हैं आपको जो है प्राइवेट स्कूल में रिजर्व रखी गई हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, स्कूल समिति में 3/4 सदस्य माता पिता या अभिभावक के होंगे। तो देखिए स्कूल समिति बनाई गई है उसमें जो है अब ऐसा प्रावधान है कि उसके 3/4 सदस्य जो होंगे वो बच्चों के जो अभिभावक हैं वो हो सकते हैं, यानी कि वो होंगे, यानी कि वो कंपलसरी है कि 3/4 जो उसके सदस्य होंगे वो माता पिता या अभिभावक गण होंगे। और देखिए स्कूल समिति में जो है 50% महिलाएं होंगी, यानी कि उसमें जो समिति गठित की जाएगी उसमें भी जो सदस्य होंगे उनमें से 50% जो है महिलाएं लेना अनिवार्य है। देखिए नेक्स्ट जो दे रखे हैं वो है शिक्षा क्रम बाल केंद्रित तथा गतिविधि आधारित हो। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का दौर जो है ये आ चुका है, पूरी तरीके से जो शिक्षा है उसे बाल केंद्रित बनाया गया है और जो बच्चा है वो रटंत प्रणाली को छोड़े, यानी कि रट करके चीज़ों को सॉल्व ना करे, बल्कि जो है उस गतिविधि आधारित यानी कि एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है शिक्षा दी जाएगी। यानी कि अब जो शिक्षा रहेगी वो रटंत प्रणाली के ऊपर न रह करके एक्टिविटीज़ के ऊपर जो शिक्षा है उसका प्रावधान किया गया है। देखिए सेकंड पॉइंट दे रखा है 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो देखिए इसमें जो प्रावधान किया गया है वो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनकी जो शिक्षा है वो अनिवार्य रहेगी, उनको अनिवार्यतः शिक्षा देनी पड़ेगी और जो शिक्षा रहेगी उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये जो आता है वो क्लॉज डाला गया है भाग 3 के अनुच्छेद 21 का में। तो देखिए भाग 3 जो है अधिकारों के लिए जाना जाता है, तो इसलिए तो भाग 3 है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत भाग
वो जो है वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। तो भाग 3 तो आप लोगों को याद रखना है। और जो अनुच्छेद है वो है 21 क या 21 अ भी इसे बोला जाता है। तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान में रखें। ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। जैसे भाग 3 पूछ लिया, कौन से भाग से है, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा संविधान संशोधन है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से देखें। देखिए नेक्स्ट लाइन दे रखी है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने वाला भारत 135वां देश बना है। ये देश का जो संख्या है वो भी पूछ ली गई है। देखिए मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एक एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी देखिए ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो देखिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा, जो भारत है वो 135वां देश है जिसने शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया है। देखिए फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, इस अधिनियम की क्रियान्विति हेतु केंद्र व राज्य अनुपात 65:35 है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 90:10 है। तो देखिए आपको ये जो अनुपात है बिल्कुल याद रखना है कि जो ये अधिनियम है यानी कि बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई गई है, इसमें जो है केंद्र और राज्य का अनुपात क्या रहेगा। तो देखिए 65:35 यही निश्चित है अभी तक। तो हालांकि 55:45 हो गया है, लेकिन ये जो है अभी जो है इसमें पब्लिश्ड नहीं है, पुस्तकों में अभी ये दिया नहीं गया है। हालांकि जो लेटेस्ट जो संशोधन हो गया है वो 55:45 हो गया है, लेकिन आपको जो आंसर याद रखना है वो 65:35 ही याद रखना है, क्योंकि अभी जो चलन में है आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो मान रहा है वो 65:35 ही मान रहा है। तो आपको जो आंसर में याद रखना है केंद्र व राज्य का अनुपात 65:35। और अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां पर 90:10 हो जाएगा, यानी कि 90% तो केंद्र सरकार देती है और 10% जो है वो राज्य सरकार देती है। ये आप लोग अंडरलाइन कर लें कि पूर्वोत्तर राज्यों के केस में है ये सिर्फ, लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 65:35 ही करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक न तो किसी बच्चे को रोका जा सकता है और न निकाला जा सकता है। देखिए हम बच्चे को किसी भी तरीके से फेल नहीं कर सकते, किसी भी क्लास में उसे रोक नहीं सकते। बच्चा जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर ले तो केवल हम उसको सुधारने के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन न तो हम बच्चे को निकाल सकते हैं स्कूल से और न ही जो है बच्चे को किसी भी तरीके से किसी भी कक्षा में रोका जा सकता है। तो ये एक पॉइंट हुआ। आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 6, प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित करने पर प्रति व्यक्ति फीस के 10 गुना जुर्माने तक का प्रावधान है। तो देखिए अगर प्राइवेट स्कूल बच्चों से फीस लेते हैं, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 25% जो सीट्स हैं उन पर अगर फीस ली जाती है तो देखिए प्रति जो व्यक्ति जो फीस ली गई होगी उसका जो है 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। और यही सरकारी स्कूल्स में भी लागू होता है। अगर कोई सरकारी स्कूल ऐसी हरकत करता है कि बच्चे से फीस जो है वसूलता है, सरकारी स्कूल में तो सभी बच्चों के लिए है, अगर वसूला जाता है फीस तो उसका जो है 10 गुना जुर्माना, प्रति व्यक्ति का 10 गुना जुर्माना जो है उस स्कूल को भरना पड़ेगा। तो इस तरीके का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, प्रवेश हेतु कोई विद्यालय स्क्रीनिंग नहीं कर सकता, यानी कि बच्चे का कोई किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं लिया जा सकता, ना ही उसके अभिभावक का टेस्ट लिया जा सकता है, ना ही जो है बालक का टेस्ट लिया जा सकता है। तो कोई भी स्कूल जो है बच्चे को प्रवेश देने से पहले उसका टेस्ट और उसके अभिभावकों का टेस्ट नहीं ले सकता। ये इस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति में 50% जो है वो महिलाएं होंगी। देखिए ये पहले आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो समिति बनाई गई है उसमें जो है महिलाओं का जो कोटा रहेगा वो 50% रहेगा। 50% का कोटा महिलाओं के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। देखिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बालक है वो स्टार्टिंग की जो सी क्लासेस होती है, जैसे पहली और दूसरी जो कक्षा है वो आप लोगों के जो है प्रारंभिक शिक्षा में आती है, यानी कि शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ है वो उन कक्षाओं से होना माना जाता है। और जो बालक होता है वो अपने घर की मातृभाषा को एक प्रॉपर्टी के रूप में लेकर के आता है, यानी कि जो बालक होता है वो अपने घर की बोलचाल की भाषा
से लेस होता है और हमको उसको उसी भाषा में जो है उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जो शिक्षक हैं उसको उसकी मातृभाषा को जो है क्लास में पूरा सम्मान देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह की भाषा बोलता हो, और उसको जो है उसकी लाई हुई भाषा को एक रिसोर्स की तरह यूज करते हुए उसे जो है टारगेट लैंग्वेज तक लेकर के जाना पड़ेगा। यानी कि जो भाषा हमें सिखानी है, जो मान्य भाषा है जो हमें सिखानी है बच्चे को, उस तक लेकर के आना पड़ेगा। तो उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है यानी कि पहली और दूसरी कक्षा में बच्चे के जो शिक्षा का माध्यम रहेगा वो उसकी मातृभाषा रहेगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षा पूर्ण रूपेण बाल केंद्रित होगी। देखिए इसको तो आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में रख लें कि जो शिक्षा का जो माध्यम रहेगा वो पूर्ण रूपेण बाल केंद्रित रहेगा। इसके अलावा किसी भी तरह की शिक्षा को जो है प्रावधान से हटा दिया गया है। शिक्षा पहले शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब इसका जो रूप है वो मोड़ करके बालकों की तरफ कर दिया गया है। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा के नाम से जानी जाती है। तो जो शिक्षा है उसका पूर्ण रूपेण जो रूप रहेगा वो बाल केंद्रित रहेगा। तो देखिए ये कुछ फैक्ट्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। देखिए आप लोगों से इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। RTE 2009 की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग इसका जो नाम है वो बिल्कुल याद रखें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए कल लेकर के आऊंगी। देखिए हम लोग जो है 5th यूनिट को साथ में लेकर के चलेंगे और उधर जो है हमारा जो अधिगमकर्ता का विकास जो टॉपिक है वो चल रहा है। उसके बाद सृजनात्मकता और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और बच जाएंगे, तो वो हम लोग कवर करेंगे। देखिए लगातार हमारा कोर्स यहाँ पर कवर हो रहा है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जो रेगुलर है प्रिपरेशन हो रही है। आप अपने दोस्तों को तक भी जो है इन वीडियोज़ को शेयर करें और दोस्तों ज़रूर बताएं कि किस तरह का आपको ये वीडियो लगा, ये जो जानकारी है आपको किस तरीके की लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।